प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद में हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद है रऊफ लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड फराहम करने से इनकार, अरकान असम्बली ने स्पीकर से बड़ा मुतालबा कर दिया। जजेस पर पैसे लेकर टिकटें दिलाने का इल्जाम। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने चीफ जस्टिस को कमेटी के सामने बुलाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से अदलिया को पार्लियामान में मुदाखलत बंद करने का बयान। अदलिया पार्लियामेंट में हालात कशीदा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चीफ जस्टिस की तैनाती से मुतालिक खतरनाक बयान दे दिया। अदलिया पार्लियामेंट टकराव, फातेह कौन होगा इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इलेक्शन एक दिन, पीडीएम पीटीआई मुज़ाकरात नाकाम, तहरीक इंसाफ के मुतालबात हुकूमत ने मुस्तरद कर दिए। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट को 14 मई को इलेक्शन कराने के मामले पर अमल दरामद की इस्तदा कर दी। बैलेट पेपर्स की छपाई, सिक्योरिटी नहीं मिली। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक फैसले के खिलाफ नजर सानी दरखास्त दायर कर दी। इसके अलावा बात करेंगे सहाफत का आलमी दिन, शहीद अरशद शरीफ के हवाले से नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में सेमिनार का इनेकाद, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का अरशद शरीफ के लिए इंसाफ का मुतालबा, अरशद शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ देने में इदारे नाकाम, इस्लामाबाद सहाफ़ियों के लिए खतरनाक शहर करार। ये तमाम मामलात हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आज के प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर सियासतदान है इसाक खाकवानी साहब, और किसी तारुफ के वो मोहताज नहीं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इसाक खाकवानी साहब। जी वालेकुम सलाम बीबी। खाकवानी साहब, जो मामलात चल रहे हैं, सिंस जो आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जितना आपकी सियासी बसीरत है, आप वज़ीर मुमलिकत रहे हैं, आप जानते हैं कि पार्लियामेंट के मामलात कैसे चलते हैं, अदलिया के मामलात कैसे चलते हैं। ये जो एक डेडलॉक की फ़ज़ा है पार्लियामेंट के और अदलिया के दरमियान, जिस तरह की खुलेआम तनकीद हो रही है, पिछले 2 दिनों की कौमी असम्बली की कार्रवाई देखें, जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जजेस के खिलाफ तहकीकात की बात हो रही है, करारदादें पेश की जा रही हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कराने के मामले पे कोई भी जो इस वक्त टूल है वो कारगर साबित नहीं हो रहा। पीटीआई को साफ इनकार हो चुका है हुकूमत की तरफ से। पीटीआई ने दोबारा इस्तदा कर दी है सुप्रीम कोर्ट से कि इस पर अमल दरामद कराएं। इलेक्शन कमीशन कहता है सुप्रीम कोर्ट को कि आपका जो 4 अप्रैल वाला फैसला है उसको रिव्यू करें, आप मुदाखलत नहीं कर सकते हमारे मामलात में। तमीज जरा लंबी हो गई, लेकिन मामलात इसी किस्म के चल रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इसको आप? आपकी जो पॉलिटिकल इतनी कंट्रीब्यूशन है, इस तरह के मामलात पहले देखने को मिले हैं, उनका हल क्या नजर आता है? जी बीबी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इतने सारे सवालों का बड़ा ही मुख्तसर आपको जवाब मेरे ख्याल में मैं दे सकता हूँ, और मेरे पास चंद तजावीज हैं भी सही। अगर आप मेहरबानी करके पहले जो लोग इतने 60-70 चैनल्स हैं, पहले ये लोगों को कुछ चीजों का बैकग्राउंड तो जनाब बताए ना जी। जब तक लोगों को बैकग्राउंड की असलियत नहीं पता होगी तो वो नतीजे पे पहुंचने में उनको काफी दुश्वारी होगी। मेरी गुजारिश ये है कि मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ और फिर मैं आपको तजवीज भी देता हूँ कि जी ये मसला हल कैसे होगा। ये नहीं है कि जी जैसे डिस्कशन होती है, डिस्कशन करके चले गए लोग अपने अपने घरों में। मैं आपको बड़े सोच समझ के तजवीज दूंगा और इसका हल बताऊंगा। अगर आप मेहरबानी करके थोड़ा सा मुझे ये इजाजत दें कि मैं इसका पूरा थोड़ा सा आपको 5-4 मिनट में आपको इसका बैकग्राउंड जरूरी है कि लोगों को पता होना चाहिए। जी जरूर जी। उसके लिए ये है कि ये पाकिस्तान की ममलिकत जो है ये हमेशा तजर्बागाह रही है। यहाँ आकर सन 47 से लेकर अब तक बहुत सारे इसके तजर्बे हुए हैं। इस पर कभी प्रेसिडेंशियल फॉर्म, कभी मार्शल लॉ, कभी अवामी हुकूमतें, कभी गैर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स, कभी किस तरीके से ये यहाँ पर लोगों ने बड़ा ही अजीब सा एक इसमें किया है कि मुल्क को किसी सिमत में चलाने में हम सब नाकाम रहे हैं। मेरी उसमें गुजारिश ये है कि पहले पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो रियासत है, इसकी जो सतून है, इसमें अदालत है, अस्करी कुव्वत है, सियासी जमातें हैं, हुकूमत है और इलेक्शन कमीशन है। ये चीजें जो है ये मिलकर, और इलेक्शन में ये जो आपको छोटा सा इदारा लगता है, मगर इसमें जब इलेक्शन कराते हैं तो लाखों की तादाद में इसके लोग इसमें ये आकर काम करते हैं, तब ये इलेक्शन होता है। और इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ
मेहरबानी करके आप नोट करें, इलेक्शन सिर्फ उस वक्त कराए जाते हैं और उसके फैसला होता है कि किसको हुकूमत मिलनी चाहिए। पहले फैसला होता है कि किसको हुकूमत मिलनी चाहिए और उसके बाद वो इलेक्शन कराया जाता है और इलेक्शन को उसी तरीके से साफ शफाफ या कुछ उसमें मेल मिलावट करके इलेक्शन कराने की जुस्तजू की जाती है, मां सिवाय इलेक्शन जो 1970 में हुआ था। उस वक्त उन लोगों को शायद इसका तजर्बा करने का इतना इल्म नहीं था या उनको और जमीनी हकायक नहीं पता थे, और उस वक्त का इलेक्शन आज भी लोग कहते हैं कि सबसे साफ शफाफ इलेक्शन सिर्फ एक आदमी जिसका नाम याहिया खान था उसने कराया, और उसके सिर्फ एक ऑर्डर दिया उसने तमाम लोगों को कि खबरदार किसी ने गड़बड़ की, और पूरे पाकिस्तान में, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में किसी बंदे की जरूरत नहीं हुई कि वो गड़बड़ करे। लिहाजा ये जो तजर्बागाह है पाकिस्तान में, इसमें बाकी सारे तजर्बे जो है वो एक किस्म के ना होने के बराबर हैं, मगर मुल्क का निज़ाम जो है कि वो हमेशा उसको नुकसान पहुंचता है। और ये जो 4-5 इदारे हैं जिसको आप कहते हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर ये 4 हुकूमत, अदालत, अस्करी हुकूमत, ताकत, ये सियासी जमातें, इलेक्शन कमीशन, ये उसका जुज़्व है। और जब ये चाहते हैं मिलकर कि जी किस तरीके से इलेक्शन कराया जाए और किसको हुकूमत दी जाए, फिर ये फैसला होता है कि अच्छा इलेक्शन करा दिया जाए। आजकल मसला ये है कि ये इदारों में आपस में कशमकश है और वो वहाँ इसीलिए इलेक्शन नहीं, ना उसकी तारीखें जो आप फरमा रही थी कि इसके अंदर बड़े मसले हैं, अदालतें ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, वहाँ पर तारीख है। पंजाब का इलेक्शन चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में 4 सूबों में से सिर्फ एक का, और ना ही फ्रंटियर में चाहते हैं ना बाकी सूबों में चाहते हैं। तो ये इस किस्म के इलेक्शन, और उसकी सारी बुनियाद जो है वो कहा जाता है कि जी ये इसलिए है कि जी वहाँ पर 90 दिन का एक शोर है जो रट लगाई हुई है। हालांकि अगर इलेक्शन के और चीजें देखी जाए तो कानून के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ये है। तो मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो हमारे 4 सूबे हैं, इन सूबों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, छोटे सूबों ने। इसका आप अंदाजा नहीं कर सकते कि किस तरीके से अंग्रेजों के वक्त से इस सूबे ने कुर्बानियां दी हैं, और वहां पर उन्होंने दीनी और लादीनी कुव्वतों को इस लोगों ने रोका है। इसके साथ मिलकर अफगानिस्तान ने भी रोका और फ्रंटियर ने भी रोका इसको, और इसकी उन्होंने सजा भुगती और उनके बड़े बंदों का नुकसान हुआ, मगर वो मजबूती से एक काम करते रह गए। आप देखें कि ये जो सियासी कुव्वतें थी, इसका इस्तेहकाम उन्होंने नाम मिला तो ये 1900 ये जब रशिया यहाँ पर आया, उन्होंने वार किया अफगानिस्तान में, फिर अमेरिकनों ने किया, ये सब मिलकर यहाँ तफरीक करते रहे, और सबसे बड़ा नुकसान फ्रंटियर के लोगों का जो कि 98% मुसलमान थे, उनका सबसे बड़ा नुकसान हुआ। इसी तरीके से बलूचिस्तान के अंदर बड़ा नुकसान हुआ जब से सन 47 से वहाँ बड़े नवाब नौरेज खान, बरी सदान, कबायली और हजरात, खान अफकलात, इन सब के साथ बड़े ज्यादतियां की गई। इस्लामाबाद और पिंडी उन दिनों था, उसकी हुकूमतों ने, फिर कराची भी उसके अंदर हुकूमत थी उन दिनों, इन सब ने बड़ी ज्यादती की। फिर आप देखें कि सिंध में बड़ी ज्यादती हुई। सिंध के 3 वज़राए आज़म को गोली मार दी गई, कत्ल कर दिया गया। पहले सबसे पहले लियाकत अली खान, नवाब लियाकत अली खान साहब को पिंडी में गोली मारी गई। फिर उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो को पिंडी में अपना फांसी लगाई गई। उसके बाद बेनजीर साहिबा को पिंडी में गोली मार के खत्म किया गया। आप अंदाजा तो करें कि किस किस्म के लोगों ने वहां मुकाबले किए हैं, हिम्मत की है पाकिस्तान के सियासी लोगों ने, और उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। अगर कहीं कुछ नहीं हुआ लोगों के साथ तो वो पंजाब है। पंजाब में ना किसी ने कुर्बानी दी, ना पंजाब ने कोई इतना बड़ा कारनामा किया।
और यहाँ पर हुकूमतें उनके कहने पे, क्योंकि बड़ा सूबा था, 60% पाकिस्तान था, उसकी हुकूमत थी और वो हुकूमतें करते रह गए। और उसमें ये जितने इदारे थे उनके अंदर वो कोशिश थी कि पंजाब की हुकूमत बने। और इसी तरह आज 3 बड़े बंदे पंजाब के इस वक्त हर चीज पे उनका कब्जा है, उनका मकबूलियत की वजह से, उनके ओहदे की वजह से। एक आदमी, उसका नाम है इमरान खान, जो पंजाब का लीडर है। एक है, और के भी माशाल्लाह उनकी बड़ी एक फॉलोइंग है। दूसरा आदमी है नवाज शरीफ, जो 3-4 दफा वजीर आजम रहा है, उसकी भी जमात है। तीसरा आदमी इस वक्त जो कि उफक पे आया है वो है बदियाल साहब, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। ये 3 मेरे ख्याल में जब तक यहाँ पंजाब से किसी आदमी का यहाँ पर ये कुर्बानी न ली गई इनमें से, हजरात में से, उस वक्त तक पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सकते। जो मर्जी है कर ले। मैं आपको एक अर्ज करूं, ये तो मेरा एक मुख्तसर सा खुलासा था जो मैं आपको गुजार करना चाहता था कि किस तरीके से पाकिस्तान की इकाइयों ने यहाँ इमदाद की, हेल्प की, हुकूमतें बनाने में, और उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। मुझे नवाब खैर बख्श मरी के साथ 2 दफा मुलाकात करने का मौका मिला है। एक दफा मैं स्टूडेंट था, तो वो उनको मेहरबानी करके वो एक हमारे बुजुर्ग के घर अपना पिंडी में 62 की असेंबली के बाद जब इलेक्शन में वो आए बन के, तो वो खाने पे तशरीफ ले आए। हम 3 आदमी थे, मेरे बड़े भाई हामिद रजा गिलानी साहब और नवाब शेख मरी साहब। वो ऑलमोस्ट इन टीयर्स, उनकी आंखों से आंसू निकल रहा था कि अयूब खान ने उनके साथ क्या किया। वो कहने लगे कि हमारे गांव में पागल कुत्ते आए हुए थे और हमारे पास एक आदमी के पास गन नहीं थी कि हम अपने गांव के अंदर एक पागल कुत्तों को गोली मार सकें। हमारे ये मजबूरियां, और हमें इतना मजबूर करके हुकूमत पाकिस्तान ने रखा हुआ है। आप बताएं ना, ये सारी चीजें किस तरीके से ठीक होंगी? ये अमल उस वक्त ठीक होगा जब पंजाब में से लोगों का ये सोच खत्म नहीं होगी कि हम रूलर नहीं है, हमारी ब्यूरोक्रेसी रूलर है, हमारे अस्करी कुव्वत हमारे पास है, और अदालतें भी अब हमारे पास है। तो ये मिलकर सारा पाकिस्तान इनका गर्वी नहीं रह सकता। मेरे ख्याल में यहाँ पंजाब के लीडरान और पंजाब के लोगों की कुर्बानी बड़ी जरूरी है। अच्छा खान साहब, आपने बड़ा, जिसकी भी मैं इफ यू अलाउ मी, आपने बड़ा तफसील से सारे मसले को, बैकग्राउंड को आपने ये एक्सप्लेन किया, जो समझने के लिए ज़रूरी था, क्योंकि नई नस्ल है, बाज़ दफ़ा चीज़ें रिपीट करनी पड़ती हैं, आपको बतानी पड़ती हैं लोगों को। इसमें सर मेरे 1-2 सवाल हैं सर। एक तो ये है कि आपने कहा कि मैं एक आखिरी मैं एक तजवीज़ बता दूं। आपसे तजवीज़ लेता हूं सर, मैं उस पर आते हैं, तजवीज़ भी मैं लेता हूं ताकि इसको थोड़ा डिटैच करके फिर आपसे वो तजवीज़ भी लेते हैं। आपके पास सोल्यूशन भी है, आपने बताया था सर। आपने कहा कि 70 का इलेक्शन पहला इलेक्शन था जो मतलब है वो था ट्रांसपेरेंट था, क्लीन था, कोई रिगिंग नहीं हुई। आपको याद होगा उसके नतीजे में मुल्क 2 हिस्से हो गया था उन्हीं इलेक्शन की वजह से, क्योंकि उनमें रिगिंग नहीं हुई थी। 2 पार्टीज, एक पार्टी भुट्टो साहब इधर जीते और शेख मुजीब साहब उधर जीते, उसके बाद मुल्क 2 टुकड़े हुआ। तो आप समझते नहीं हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने या जो भी लोग थे ये एक सबक सीखा कि पाकिस्तान को आइंदा हमने ट्रांसपेरेंट और क्लीन इलेक्शन नहीं देने, क्योंकि जब भी हम देंगे ये मुल्क जो है ना 2 हिस्से हो जाएगा। नंबर 1 इस पर बात कीजिएगा। नंबर 2, आपने कहा पंजाब से आपने 3 नाम लिए, बंदियाल साहब का, इमरान खान साहब का और नवाज शरीफ साहब का, कि इनमें से कुर्बानी देनी पड़ेगी। जो आपने 3 नाम वहाँ सिंध से लिए, इससे आपकी क्या मुराद है? नवाज शरीफ साहब पहले सेंटेंस हो चुके हैं, ऑलरेडी जलावतन है, बल्कि भगोड़े हैं, अहल हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उन पर भी टेररिज्म के केसेस हुए, उनको भी उम्र कैद हुई। इमरान खान साहब भी इस वक्त मेरे दर्जन भर से ज़्यादा उन पर केसेस हैं। अच्छा, बंदियाल साहब चीफ जस्टिस हैं, ही इज़ अंडर फायर। आपकी क्या मुराद है कि किस तरह की कुर्बानी मतलब देनी चाहिए पंजाब के इन 3 लीडरों को जो आपने नाम लिए हैं, और कंपैरिजन किया है आपने उनका लियाकत अली खान साहब, भुट्टो साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ? अपना करासला साहब, मेरी गुजारिश ये है, कुर्बानी का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि फिजिकली किसी को रिमूव किया जाए। अल्लाह ना करे। जी, मैं उसकी तरफ किसी को ना इशारा कर रहा हूँ, ना अल्लाह ना करे कि कोई आदमी इस तरीके से सोचे कि जिस तरह बाकी लोगों के साथ हुआ है
क्या मैं ये कह रहा हूं कि इनकी कुर्बानी का, इनसे जो 3 बंदे इस वक्त पंजाब में इस वक्त जिनकी हर तरफ चीज में मतलब है उनका कुव्वत से वो काम कर रहे हैं, जो भी उनका एक अपना जिंदगी का एक मकसद है, यहाँ पर उनको गिव इन करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ दे हैव टू गिव इन टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। कैसे करें सर, जरा खुल के बताएं, ये थोड़ी सी बात मेरा ख्याल है, जरा अगर बताएं कैसे गिव इन करें, मतलब क्या करें, सियासत छोड़ दें, मतलब इमरान खान साहब वो हट जाएं जी मैंने काफ़ी कर ली, या बंदयाल साहब कह लें मैंने सितंबर में रिटायर नहीं होना, मैं अभी हो जाता हूँ ताकि क्राइसिस खत्म हो, कोई और चीफ जस्टिस है, नवाज शरीफ साहब वापसी का ऐलान ही ना करें जी मैं लंदन में रहता हूँ मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ, तो ये सलूशन हो सकता है आपका ख्याल है? गिव इन करने से क्या मुराद है? तीनों जो हैं माइनस हो जाएं, इमरान खान साहब, बंदयाल साहब और ये नवाज शरीफ साहब, या कोई और सलूशन है आपके पास? देखिए मैं एक मेहरबानी करके एक मोटी बात, बड़ी बात की तरफ आपको इशारातन अर्ज कर रहा था कि जब छोटे सूबे एक कुर्बानी देकर पाकिस्तान को उन्होंने मुत्तहद रखा और वहां पर उनके साथ बहुत ज्यादतियां हुई कि एक एक घर की दास्तान है जो आप हैरान हो गए उनकी दास्तानें सुनकर, और इस दास्तानों के पीछे अगर हमने सबक न सीखा तो ये 3 आदमियों की जो आपस में इस वक्त लड़ाई है ये मुल्क को नुकसान पहुंचाएगी। लिहाजा ये इनके लिए क्या सबब बने, कैसे किया जाए, खुदा न खास्ता मैं फिजिकल एलिमिनेशन नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इनको बावर कराया जाए कि आप हजरात ने मिलकर तीनों ने अगर यहाँ पर ये फैसला कोई चीज फैसला की तलब ना की तो मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और आप तीनों पर ये इल्जाम लगाया जाएगा फ्यूचर जनरेशन की तरफ से कि आप लोग फेल हो गए, आप लोगों ने नहीं किया। इन सबसे पहले जो बंदयाल साहब का यहाँ लोगों से तवक्को है कि वो सिर्फ मेरे ख्याल में एक फिक्रा कह दें और या 2 लाइनों की एक इशू कर दें स्टेटमेंट कि वो 16 सितंबर के बाद किसी चीज का ओहदे को आगे चलाने की वो कोई अब वो नहीं रखते, ख्वाहिश नहीं रखते। इसके एक लफ्ज के कहने से उनके जितने उनके खिलाफ लोगों की इस वक्त बातें चल रही हैं और वो जायज हैं, नाजायज हैं, गलत हैं, सही है, मगर वो ये चीजें बिल्कुल आया हो जाएगा कि वो कर रहे हैं इंसाफ की खातिर जो कुछ कर रहे हैं, हालांकि उनके ऊपर बहुत सारी खान साहब ये बात इन तीनों को कौन बावर कराएगा? ये जो बातें आप कह रहे हैं ये कौन बावर कराएगा सर? ये एक जाती अपना रियलाइजेशन मांग रहा हूँ मैं, एक जाती इनसे ये गुजारिश कर रहा था कि आप तीनों हजरात ने पाकिस्तान की खातिर आपने फैसला करना है, और मैंने एक फैसला तो अर्ज कर दी कि वो बंदयाल साहब का फैसला उनके लोगों के बारे में यहाँ पर जो लोग तफरीक की बातें करते हैं, ये एक लाइन अगर वो कह दें कि 16 सितंबर के बाद अभी तक जो कुछ भी मैंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से चलाने के लिए जो भी मेरे पे इस वक्त तक बात इल्जाम आए वो सारे मैं नहीं, आप तक कोई खबर है? आप इस पे स्ट्रेस कर रहे हैं, आपके पास कोई खबर है? इनसाइड स्टोरी है? लाहौर में बैठे हुए पहले भी आप इस तरह की खबरें देते रहते हैं, जैसे आपने उस वक्त आरिफ अलवी साहब की और आर्मी चीफ की इमरान खान साहब के हवाले से मुलाकात की दी थी कि बंदयाल साहब ये 16 सितंबर के बाद कोई बड़े ओहदे के मुतमन्नी हैं, कोई ऐसी कोई है स्टोरी आपके पास जो आप कह रहे हैं कि उन्हें बयान देना चाहिए जी कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड? मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जो प्रेस में और बाकी हजरात बैठकर महफिलों में बातें कर रहे हैं, इन सब को खामोश करने के लिए एक अगर लाइन कह दी जाए तो क्या ये पाकिस्तान के लिए बेहतरी नहीं है? एक लास्ट वर्ड सर, आपसे बातें तो बड़ी लंबी हो सकती हैं, लास्ट वर्ड एक, ये जो 3 कैरेक्टर्स आपने बड़े इंपॉर्टेंट बताए हैं, इनमें से एक की उम्र 70 साल है सर, दूसरे की इसी साल 65 साल होने वाले, रिटायर होने वाले, नवाज शरीफ साहब भी 70 क्रॉस कर चुके हैं। अगर इनको मिलाया जाए इन तमाम को तो 200 साल उम्र बनती है। अगर ये बातें इनको खुद नहीं समझ आती, 200 साल अगर कलेक्टिव कर ली जाए इनकी एजेस, तो आपका ख्याल है आपकी बातों से, मेरी से, फलां की,
ये सारे समझ जाएंगे कि हाँ जी पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा, तारीख में इनको कैसे याद रखा जाएगा, हमारी आने वाली नस्लें इनको कैसे याद रखी? आपका ख्याल है ये लोग इस तरह के सोचते हैं कि इनको तारीख में कैसे याद रखा जाएगा? ना डू दे बॉदर अबाउट दीज थिंग्स जो बात आपने की है? मैं अर्ज करूं, आपकी बिल्कुल जो खदशात हैं बिल्कुल क्लासा साहब सही कह रहे हैं आप। ईमानुल्लाह आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि क्या इनको ये ख्याल नहीं, मगर मैं एक ऑर्डिनरी एक आदमी होकर एक छोटी बहुत ही सियासी समझ रखने वाला, मैं अगर एक बात करूं और अगर किसी को अकल में आए बात और अब वो समझे कि आया इन हजरात 3 हजरात की वजह से ये सारा कोहराम मचा हुआ है, तो उसमें एक आदमी के लिए तो 2 लाइनें कहने तो वो सर एक मिसरा मुझे याद है, पूरा शेर तो मुझे नहीं आता, शेरी में मेरा हाथ शेरी में तंग है। वो कहते हैं इस उम्र में खाक मुसलमान होंगे। एजेस मैंने बता दी हैं, एक लर्निंग की, सीखने की, एडजस्ट करने की, फ्लेक्सिबिलिटी की। कहते हैं 40 साल तक बंदा कुछ सीखता रहता है। ये तो माशाल्लाह 70 के ऊपर काम चला गया सर जी। बहरहाल खान साहब आपसे फिर हम इन्हीं चीज़ों पर फिर गुफ्तगू करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा तफसील के साथ इस मसले के जो असल जड़ें हैं वो बयान किए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। इसाक अकबानी साहब हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे सहाफत के आलमी दिन के हवाले से। मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आज काफ़ी तकारीर हुई अरशद शरीफ के हवाले से, क्योंकि सहाफत के इस आलमी दिन को उनके नाम किया गया। उस पर मालिक साहब ने कुछ अहम बातें की, उनसे उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और सहाफत के आलमी दिन के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मालिक साहब, सीनियर एंकर पर्सन, तज्जियाकार हैं। क्लास साहब वेलकम करेंगे। आज यहाँ पे ये हमारे दोस्त अरशद शरीफ शहीद का 3 मई के हवाले से प्रेस फ्रीडम डे था, तो ये प्रेस क्लब इस्लामाबाद में बहुत सारे एंकर्स, दोस्त, यार दोस्त सारे अरशद के जो थे, बडीज़ थे, सारे आज आए हुए थे। इसी पे सेमिनार भी था और उस पर तकरीरें भी हुई, गुफ्तगू भी हुई। मैं भी मौजूद था, मालिक साहब थे, आमिर था, उस हामिद मीर साहब थे, लंबी लिस्ट थी, उस ज़मीर हैदर साहब थे और भी बहुत सारे अरशद के दोस्त थे वहाँ पे। अगर उसमें अदील राजा थे, अली उस्मान थे और जो सारे अफजल भट्ट साहब थे। तो बड़ी वहाँ तकरीरें हुई, गुफ्तगू हुई सारी की सारी। बल्कि इमरान रियाज थे, उस समी इब्राहिम साहब थे, मालिक साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। और मालिक साहब ने बड़ी वहाँ पे अहम गुफ्तगू की, हमेशा अहम करते हैं, लेकिन अरशद शरीफ के हवाले से कुछ नई बातें इन्होंने की। तो वही मैंने इस रिक्वेस्ट की थी कि मालिक साहब से खुद ही हम पूछ लेते हैं इस केस के हवाले से कि अरशद का केस 7 महीने से आगे नहीं चल पा रहा। तो जी मालिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आज आपने जो वहाँ पे गुफ्तगू की है, आपने एक नई बात की है, वहाँ पे नई चीज़ें की हैं। आपका ये कहना था इतने 7 महीने हो गए, अब टाइम आ गया है कि हमें लोगों को नाम ले के बात करनी चाहिए कि अरशद शरीफ के केस में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, लोग हैं जिनसे इंक्वायरी होनी चाहिए, पूछा जाना चाहिए। सर ज़रा डिटेल बताएंगे हमें कि आपके जहन में क्या है सर, कि किन किन लोगों से पूछगछ होनी चाहिए और अब तक यहाँ पे कोई प्रोग्रेस जो है ना हमें नज़र नहीं आई सर। देखिए रूफ, बात यह है कि अक्टूबर में शहीद किया गया, पिछले अक्टूबर में अरशद को जी। अब हम 7वां महीना शुरू हो गया। पहले हमें बताया गया कि जी कीनिया से जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। फिर हमारे पे वहाँ की चीजें खुलती गई, पता लगा कि जी कितनी 2 नंबर पुलिस है कीनिया की, और वो तो हमारी पंजाब पुलिस उसके जमाने मुकाबले में तो लंदन की पुलिस से आगे नजर आती है। करप्ट है, नालायक है, 2 नंबर काम है, उनकी स्टोरीज टूटी, सामने नजर आ गया कि जी वो मिस्टेकन आइडेंटिटी, वो सारा आपको पता है जी। फिर सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने कहा कि जी हम कीनिया के साथ बड़ा सॉफ्ट अप्रोच रखते हैं, क्योंकि कीनिया हमेशा हमारे साथ इंटरनेशनल वोट्स वाला हमारे साथ करता है, बहुत बड़ा हमारा डिप्लोमेटिक एलाई है, तो हमें एकदम हार्श लाइन नहीं लेती। जब बात हो रही थी कि यार आप UN में या कहीं और मूव करें, क्यों मजबूर करें कीनियन अथॉरिटीज को या अपनी इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करें, तब इस बेसिस पे उस मामले को लटका दिया गया। अब PFUJ और हम सारे मुतालबा ये कर रहे थे कि जी गवर्नमेंट को फोर्स किया जाए कि वो UN को रिक्वेस्ट करे, अपनी इंक्वायरी करे। अगरचे पैरेलल एक और चीज भी चल रही है, दोस्त और उनकी फैमिली के अदनान खशोगी वाले पैटर्न के ऊपर चला जाए। लेकिन मेरा जैसे मैं वहां बात कर रहा था, मेरा तो सवाल तो कुछ और है। मैं कहता हूँ कीनिया में तो एंड गेम हुई ना जी, मर्डर उसका वहां पे हुआ अरशद का। गेम शुरू तो पाकिस्तान में हुई, पूरे पाकिस्तान में उसपे जो कई मुकदमात दर्ज हुए गद्दारी के और दूसरे, पाकिस्तान से हरास हुआ, पाकिस्तान से उसको पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को खत लिख के कहना पड़ा कि भाई मेरी जान खतरे में है, उसको किसी ने सीरियसली नहीं लिया।
और फिर वहां से दुबई गया। फिर हमें दुबई से बताया गया कि जी 2 लोग मिले, उन्होंने आके उनको बताया कि बड़ा प्रेशर है और आप निकल जाओ। वो वहां से कीनिया पहुंच गए। चले, कीनिया तो आपकी गवर्नमेंट नहीं है, कीनिया में आपके दूसरे लोग हैं, कीनिया में यूएन जो है वो घुसेगा तो शायद की बात चलेगी। तो पाकिस्तान से क्यों नहीं इंक्वायरी शुरू हो जाती? एक तो खुली बात थी कि इनके ताल्लुकात जो कशीदा भी थे और एक ओपन कॉन्फ्रंटेशन थी, वो उस वक्त DGI जब थे जनरल फैज, उनके साथ इनका झगड़ा शुरू हुआ था और मुझे शेयर में से किया उस वक्त बाद में कि जी उसको सपोजिडली खत्म करवा दिया उस वक्त के आर्मी चीफ ने, जनरल बाजवा साहब ने बीच में पढ़ के, और जी सुलह हो गई। जी 2017 की बात है जब अरशद ने ट्वीट्स भी किए थे, उनको थ्रेट किया गया था, मुझे याद है उन्होंने ट्वीट्स किए थे अरशद ने बड़े सख्त। अब उसके बाद उसके अलावा प्लॉजिबल कोई चीज सामने क्लैश हुई। और जिस तरह मुकदमात हुए थे अरशद पे, कभी कोयटा कभी इधर, पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों में, वो आपको पैटर्न नजर आता है। वो आजकल काफी लोगों पे फिर होते रहे, खाली इस पे नहीं हुए, बाद में बहुत लोगों को हमें पता है कि कैसे होते हैं। तो मेरा ये बात थी कि अब नाम लेके करना चाहिए, बाकी अब यूएन छोड़ें। अभी तक उनकी वालदा ने जो FIR कटवाना चाह रही थी, वो FIR नहीं कटी अभी तक। अब FIR उनकी मर्जी की खानदान की नहीं कट रही। ये तो यूएन का तो इसमें हाथ कोई नहीं है, इसमें तो कोई कीनियन पुलिस इन्वॉल्व नहीं है, उनकी मर्जी की। आपको याद है कि इन्होंने जब ये अपनी एप्लीकेशन मूव की सुप्रीम कोर्ट में, तो चीफ जस्टिस साहब के मुंह से कहते हैं ओहो इस पे तो बहुत नाम है। जाहिर है नाम है, जिन पे शक है उनका हक बनता है। तो मैं ये कह रहा था कि अब इसका अगर 6-7 माह गुजर गए, आप जितना मर्जी हर 2 महीने बाद भी आप एक कॉन्फ्रेंस कर लें, आहिस्ता आहिस्ता वक्त की जो धूल है ना, वो हर चीज को धुंधला देती है। आप ये कह रहे हैं कि उनसे जनरल फैज से भी पूछताछ होनी चाहिए इस केस के हवाले से, उन सभी क्वेश्चंस किए बिल्कुल होनी चाहिए, अगर उनका कोई ताल्लुक नहीं है सामने हो, लेकिन एक ऑस्टेंसिबली सामने जो एक लिंक नजर आता है, झूठा सच्चा कमजोर मजबूत है तो सही। हमें तो 2 नाम चाहिए, हमें इनका पता लगना चाहिए और जो 2 लोग दुबई में मिले हैं वो कौन थे। वो खैर इंक्वायरी अगर आप देख रहे हैं, इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़े हैं जो वहाँ पे कमीशन गया था, जिसने अपनी जमा करवाई थी, जिसमें पुलिस भी थी, IB भी थी, दीगर लोग थे, उसमें उन्होंने उनको मेंशन किया हुआ है कि वो 2 लोग जो हैं कौन थे, उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है। खैर अच्छा, मेरा सवाल उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है सर। अच्छा मुझे एक बात बताएं, गवर्नमेंट वो इंक्वायरी क्यों नहीं पब्लिक करती? वो अफसर तो चेंज हो गया ना बाद में, जी तो वो इंक्वायरी क्यों नहीं पब्लिक करती? वो खैर इंक्वायरी रिपोर्ट मेरा ख्याल है वो सारी रिपोर्ट भी हो चुकी है, काशिफ ने भी की, आपने भी की, हमने की, सारी चीजें डिटेल्स आ गई हैं। मेरा सवाल मालिक एक और भी है, ऑफिशियली पब्लिक की बात कर रहा हूँ जी। अच्छा मेरा सवाल एक और भी है, अरशद की वालदा ने जो उन्होंने चीफ जस्टिस को उन्होंने वहाँ पे वो 2-3 पेजेस का दिया था, उसमें भी उन्होंने नाम दिए थे, कुछ अफसरान के सर्विंग थे उस वक्त, कुछ रिटायर्ड थे, सारे लोग थे। उसमें जनरल फैज का नाम उन्होंने नहीं दिया। उनके डाउट्स कुछ और लोगों पे थे कि अरशद को उन लोगों ने नुकसान दिया होगा, उनकी फैमिली का, उनकी वालदा का, जो जिन पे उनको सस्पेक्शन है वो डिफरेंट लोग हैं। अब आप जो बात कह रहे हैं कि यहाँ से 2017 के बाद अरशद की और जनरल फैज की, हम सबको पता है प्रॉब्लम हुआ था और उस वक्त जनरल बाजवा ने दरमियान में पढ़ के ये अरशद को रेस्क्यू किया था। देखिए बात सिंपल सी है कि आप ये देखते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा वाकया हो, आप क्या कहेंगे? लोग आप देखेंगे अच्छा यार इस बंदे का किस किस से क्या इख्तलाफ हुआ, छोटा हुआ बड़ा हुआ, क्या कहीं से तो आप सिरा पकड़ना है ना। अब सिर्फ इसलिए कि हम घबरा लें, नाम ना लें, बात यह है उनकी वालदा की मर्जी की FIR क्यों नहीं रजिस्टर हो रही? वेरी ट्रू, सही कह रहे हैं। तो आखिर कौन रुकवा रहा है? आपको याद है ना वकील नहीं मिल रहा था उनको। ऐसा ही है, नहीं बड़ा एक जुल्म हुआ है, बहुत बड़ी ज्यादती है और ऐसा मेरा ख्याल है नाहक खून हुआ है कि जिन्होंने भी कराया है ये इतनी जल्दी से अरशद का खून जो है ना, ये मेरा नहीं ख्याल कि डाइजेस्ट हो सकेगा। और पूरे मुल्क को लगता है कि हर घर में जैसे उनके घर में एक मैयत हुई है, जो लोग मिलते हैं ये फील करते हैं। एक बात मालिक साहब ने कहा भी जी कि पिक्चर ऑन द वॉल, नहीं मैंने कहा था, मैं कहती देखिए हम सब ने गुजर जाना है, रोग सब ने मौत बरहक है, सब ने जाना है। मेरी पिक्चर मेरे घर में लग जाएगी, आपकी पिक्चर आपके घर में लग जाएगी, आपके बच्चे लगा देंगे। मैंने कहा था कि अरशद की पिक्चर लाखों घरों में ऐसे ही है, वेरी ट्रू। और अगर इसका कत्ल इस तरह रायगा चला गया, इसका कत्ल अगर हर बंदे को लगा है, हर कोई भी महफूज नहीं है यार। इस 22 करोड़ लोगों के हर घर को लगा है कि हमारे घर में कत्ल हुआ है, हमारा बच्चा कत्ल हुआ है, हमारा भाई कत्ल हुआ है, जो भी है। मतलब हर फैमिली को फील हुआ है कि अरशद वाज पार्ट ऑफ एवरी फैमिली।
तो हर बंदे को दुख जो है ना उसको फील हो, सो आने वाली मेरा फ्यूचर जनरेशन जो है तो सिर्फ से ये कहता हूँ कि अब हमें नाम ले लेके पूछना चाहिए, भैया ये इसका नाम है, इसकी वजह है, इसको जनरेट करो या बताओ हमें कौन है कौन नहीं है। अब अगर आप जनरलिटी में बात करेंगे फिर आपको जवाब भी जनरलिटी में मिलेंगे और उससे कत्ल हल नहीं होगा। वेरी ट्रू सर। बड़ी बोल्ड स्पीच की आपने मालिक आज मत से सेमिनार में, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं और हम इस काज को जिंदा रखने चाहिए और इंशाल्लाह हम इसको जिंदा रखेंगे, इस इशू को भी रखेंगे और फॉलो भी करते रहेंगे सर। जी, मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें वक्त दिया और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।